नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है साथियों आपका। आज तक हमने ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस कर ली हैं। अब आवश्यक है कि कुछ हम प्रैक्टिस सेट्स भी कर लें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले हम चीजों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर को भी करेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है, और क्वेश्चंस हर प्रकार के यहां पर हमने क्या किए हैं, सम्मिलित किए हैं। चाहे वो सामान्य क्वेश्चन हो, चाहे मध्य स्तरीय क्वेश्चन हो, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो, ताकि हर परिप्रेक्ष्य की आपकी तैयारी हो सके। साथियों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, देखेंगे बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को क्या करिएगा, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखिएगा, उनके आंसर्स ध्यान में रखिएगा। जहां आवश्यक होगा वहां एक्सप्लेनेशन भी होगा। साथियों आपको पता है कि हमने एस्ट्रोनॉमी में बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ ली हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहां पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको यहां पर हम ठीक कर देते हैं। सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी है? ध्यान रखिएगा, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र। हमें पता होना चाहिए किसकी है। तो साथियों आपको यहां पर पहले आंसर बता दो, फिर थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। देखिए, जो सौर ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है साथियों, वो होती है कार्बन चक्र की। मैंने हैंस बेथे के कार्बन साइकिल को आपको समझाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। देखिए, हैंस बेथे का जो कार्बन साइकिल, उसको एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं हैंस बेथे का कार्बन चक्र। अब ये कार्बन चक्र था क्या साथियों? हमने देखा था कि किस प्रकार से हाइड्रोजन के कण जुड़ करके हीलियम का एक कण बनाते हैं, लेकिन हीलियम के एक कण का द्रव्यमान हाइड्रोजन के कणों के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है। द्रव्यमान की कुछ मात्रा यहां पर क्या होती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती। ये संपूर्ण अभिक्रिया किस रूप में हम जानते हैं साथियों? संपूर्ण अभिक्रिया को हम जानते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के रूप में। तो एक बार मैं जो हैंस बेथे का कार्बन चक्र यहां पर बता देता हूं आपको साथियों। सपोज मान लीजिए कार्बन चक्र को हम शॉर्ट में समझते हैं, तो पहला चरण है उसका आपका, हाइड्रोजन के ये 4 कण है आपस में मिलेंगे और मिलकर के साथियों ये क्या बनाएंगे, ये हीलियम के 2 कणों का निर्माण करेंगे। साथ में पॉजिट्रॉन बनेगा, और पॉजिट्रॉन बनने के साथ साथ साथियों आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, इसमें लगभग 24.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। ये पहला चरण था। दूसरे चरण में हमने क्या देखा था साथियों? जो 2 पॉजिट्रॉन यहां पर बन रहे हैं, इनकी संख्या 2 होती है। यही 2 पॉजिट्रॉन्स फिर क्या होंगे साथियों? इनका विनाश होगा। जब 2 पॉजिट्रॉन्स का विनाश होगा साथियों, तो यहां पर स्थिति क्या होगी? यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिट्रॉन विनाश। जब पॉजिट्रॉन का विनाश होगा साथियों, तो क्या होगा, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और निकलेगी। टोटल एनर्जी कितनी निकल जाती है? 26.7 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं ये संपूर्ण जो चक्र है किससे संदर्भित है? ये संदर्भित है सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा के उत्पादन से, कि एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम पीरियड में क्या होता है, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है साथियों। यहां पर ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, किस लिए हो रही है? एनर्जी इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, और द्रव्यमान का कुछ अंश किस में बदल रहा है साथियों? आप देख रहे हैं यहां पर ऊर्जा में बदल रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? प्रश्न यह है, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में। नेक्स्ट है आपका द्रव अवस्था में। नेक्स्ट है प्लाज्मा अवस्था में। नेक्स्ट है द्रव एवं गैसीय अवस्था दोनों में। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमने जब सूर्य की भीतरी संरचना का अध्ययन किया था, तो वहां पर देखा था कि सूर्य के अंदर से जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, आवेशित रूप में बाहर निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आवेशित कणों का समूह कहीं पर रहेगा तो ठोस, द्रव, गैस नहीं, उसके बाद जो आगे वाली एक अवस्था होती है पदार्थ की, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, उस अवस्था का वहां पर प्रेजेंस होगा। तो यहां पर हम देखेंगे सूर्य के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ होंगे साथियों किस रूप में होंगे, वो प्लाज्मा की अवस्था में होंगे। आपको पता होना चाहिए साथियों कि वैसे तो सामान्य रूप से पृथ्वी पर 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। देन उसके बाद वाली अवस्था फर्मियोनिक कंडेंसेट है। ऐसे बहुत सारी अवस्थाएं होती है साथियों पदार्थ की, लेकिन केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं जो बहुत लंबे समय तक टिकती हैं। बाकी अवस्थाएं कुछ सेकंड्स बाद क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए हम गिनती में 3 लेते हैं और चौथा नंबर आपका प्लाज्मा होता है, जो आवेशित या जिसको बोल सकते हैं चार्ज
पार्टिकल का स्टेज होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूरज की बाहरी सतह से ऊर्जा विकृत होती है। जो सूरज का आउटर सरफेस है उससे ऊर्जा किस रूप में निकलती है? प्रकाश तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत के रूप में, फोटोन बंडलों के रूप में, आवेशित कणों के रूप में। आपको देखना है किस रूप में निकलती है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा फोटोन बंडलों के रूप में। आइंस्टीन ने इस बात को सबसे पहले बताया था, और उससे पहले हम देखेंगे तो मैक्स प्लांक ने किसी सतह से निकलने वाली ऊर्जा के संदर्भ में अपनी बात कही थी। दो लोगों का नाम ध्यान रखना है, सबसे पहले मैक्स प्लांक और दूसरे कौन थे साथी? दूसरे साथियों थे, ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन। अब हम मैक्स प्लांक की बात करेंगे तो ये क्या कहते हैं, जो ऊर्जा के कण निकलते हैं क्वांटा के रूप में निकलते हैं। किस रूप में? क्वांटा के रूप में। और यही जो क्वांटा होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, यही क्वांटा किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? जब ये क्वांटा, बहुत सारे क्वांटास आपस में मिल जाते हैं तो एक पैकेट बन जाता है। जैसे बहुत सारी चीजों को हमने एक पन्ने में डाल दिया, एक पैकेट बन गया, तो ये पैकेट क्या कहलाता है साथियों? फोटोन कहलाता है, जो आइंस्टीन क्या करते हैं? बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो आइंस्टीन ने बोला था कि जो ऊर्जा होती है किस रूप में जाती है? फोटोन कणों के रूप में बेसिकली मूव होती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि सूरज की बाहरी सतह से जो ऊर्जा का विकिरण हो रहा है किस रूप में हो रहा है? फोटोन बंडलों के रूप में हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, क्वेश्चन है कि सूर्य के ऊर्जा का जनन होता है। सूर्य की ऊर्जा का जनन कैसे होता है? सबसे पहले नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से, नाभिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं के टकराने से, नेक्स्ट नाभिक में गैसों के संलयन से। ये चार ऑप्शन है साथियों। क्वेश्चन पे फिर से ध्यान देंगे, सूर्य के ऊर्जा का जनन होता है साथियों, पहला वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतर होने से। यह आपका सही आंसर है। देखिए साथियों, इसके पहले हमने थोड़ा सा क्या देखा था? कार्बन चक्र देखा था, तो वहां पर भी हमने देखा कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से, और 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरित होने से। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो, नाभिकीय विखंडन, ये क्रिया सूर्य में नहीं होती साथियों। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होती है। तो शब्दों पर गौर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन आपके सामने, वो है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो ऑप्शन है कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम हाइड्राइड, आणविक हाइड्रोजन और ऑर्गन आइसोटोप। साथियों यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी जरूरी भी है। हम बात करते हैं साथियों नासा की। नासा के बारे में सभी को पता है कि अमेरिका का क्या है, स्पेस बेसिकली आप देखेंगे कि जो रिसर्च सेंटर है वो नासा कहलाता है। यहां पर जो नासा है उसने एक सोफिया करके प्रोजेक्ट शुरू किया है, सोफिया, SOFIA। अब सोफिया का महत्व क्या है साथियों? सोफिया प्रोजेक्ट में सबसे पहले यह देखा गया कि सूर्य के जैसा ही एक नेबुला है, सूर्य के जैसा एक नेबुला है जो सिग्निस, एक्चुअली जो सिग्निस समूह है जिसको बोल सकते हैं, नेबुला का मतलब होता है वो डस्ट पार्टिकल्स या वो पूरा का पूरा कच्चा माल, कच्चा पदार्थ, जिस पदार्थ से क्या होता है, तारों का जन्म होता है। अब यहां पर साथियों देखा गया कि सिग्निस करके एक बेसिकली क्या है, नेबुला का पूरा एक बहुत बड़ा जिसको बोल सकते हैं कि एक बंच है, और उसमें एक बेसिकली पार्ट है जिसको NGC 7027 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सबसे पहले मैंने बोला आपको सिग्नस नाम ध्यान रखिएगा, और सिग्नस में हमने बताया आपको NGC, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली चीज है, NGC 7027, ठीक है। अब ये क्या है साथियों, जैसे सूरज है, सूरज के जैसा ही एक पार्ट है ये, और इसमें देखा क्या है कि शुरुआत में इसमें हो क्या रहा है साथियों? शुरुआत में इसमें हीलियम हाइड्राइड का जनरेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम से जो एक स्पेसिफिक प्रकार का पदार्थ बन रहा है वो हीलियम हाइड्राइड है। तो यहां पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित पहला प्रकार का अणु है, तो इसमें आंसर हीलियम हाइड्राइड ज्यादा सही होगा साथियों। इसको आप नोट डाउन करिएगा। मतलब आज से अगर हम कितने साल पहले चले जाए, बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम पे, अगर आज से टाइम पीरियड देखेंगे तो 13 अरब 70 करोड़ साल पहले चले जाए, तो हम देखेंगे कि 13 अरब 70 करोड़ साल पहले सबसे पहले जो पदार्थ बनना शुरू होता है हाइड्रोजन और हीलियम से, वो हीलियम हाइड्राइड ही होता है। उसका बहुत अच्छा मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया है कि जो सिग्निस करके आपका क्या है, एक नेबुलर क्लस्टर है, वहां पर NGC 7027 में इस प्रकार की खोज साइंटिस्ट ने की है। नासा ने खोज की है सोफिया नामक प्रोजेक्ट के अंतर्गत।
जो ये बताती है कि हीलियम हाइड्राइड ही पहला पदार्थ होगा जो यहां पर एक्सप्लोजन के बाद बना था। ये अभी इनिशियल रिसर्चेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितने तथ्य हमें मिल गए उतने तथ्यों पर हम भरोसा कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? हीलियम हाइड्राइड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियोथेरेपी संबंधित है। हीलियोथेरेपी किससे संबंधित है? तो सूर्य के प्रकाश या धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा से संबंधित है, जल द्वारा रोगों की चिकित्सा से संबंधित है, लेजर किरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा से संबंधित है, या मृतिका द्वारा रोगों की चिकित्सा से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि हीलियोथेरेपी होती क्या है। साथियों आपको पता है कि हीलियोथेरेपी का मतलब, हीलियो का मतलब सूर्य, सीधी सी बात है, धूप स्नान के द्वारा रोगों को ठीक करना। आपको पता होगा साथियों कि जो विटामिन डी है, अगर हम सूरज के प्रकाश में बैठ जाते हैं तो हमारे शरीर को वैसे ही विटामिन डी मिलने लगती है। विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत क्या होता है? सूरज का प्रकाश। तो हम देखेंगे इस शरीर की बहुत सारी चीजों को हम धूप में बैठ करके भी क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी। विदेशों में तो क्या होता है, जहां ठंड अधिक पड़ती है वहां पर लोग धूप स्नान करते हैं, मतलब सूरज के नीचे बैठ करके थोड़ा समय बिताते हैं ताकि उनके शरीर को विटामिन डी मिल जाए और जो दूसरे भी कमियां हैं शरीर की वो पूरी हो जाए। आगे देखेंगे इसके बाद सॉरी, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन ये है कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, इसका साक्ष्य वैज्ञानिक क्या देते हैं? सबसे पहला पॉइंट है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट की परिघटना का अवलोकन, यह दूसरा है। तीसरा है अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर चुनिए। पहला वाला ऑप्शन है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाना। सूक्ष्म तरंगों की क्या प्रकृति होती है साथियों? ये सूक्ष्म तरंगे बेसिकली मूवमेंट करती हैं और मूवमेंट करने के दौरान ये होती हैं विस्तृत, ये होती हैं फैलती हैं, इनका एक्सपांशन होता है जो ये सिद्ध करता है कि क्या है? ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा देखेंगे अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट की परिघटना। मैंने आपको डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के आधार पर रेडशिफ्ट बताया था कि कोई चीज अगर दूर जा रही, कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी से दूर जा रहा, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, तो लाल रंग का वो प्रकाश क्या करेगा? पृथ्वी तक पहुंचाएगा। उसके वर्णक्रम का लाल रंग पृथ्वी तक पहुंचेगा, जो दर्शाता है कि कोई चीज दूर जा रही, मतलब विस्तार हो रहा है, फैल रहा है। मतलब जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये भी सही है। तीसरा है अंतरिक्ष में सॉरी अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रहों की गति। ये जो क्षुद्रग्रहों की गति है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखेंगे कि अगर हम देखेंगे साक्ष्य के रूप में कैसे कि परिघटनाओं के आधार पर अगर हम समझ रहे हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। जो सुपरनोवा विस्फोट होते हैं वो तारों के एंड ऑफ द लाइफ, तारों के जीवन काल के अंत में होते हैं। ये विस्फोट कहीं ना कहीं साथियों देखेंगे कि क्या दिखाते हैं, जैसे बम फटता है ना, बम कैसे फटता है? पूरा का पूरा एनर्जी क्लस्टर बाहर निकलता है। तो वैसे ही जब ये सुपरनोवा विस्फोट होता है तो बहुत तेजी से ऊर्जा और प्रकाश बाहर निकलता है। तो ये भी एक अंश हो सकता है जो बताता है कि क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। सीधे तो नहीं, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से ये भी हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 2 बिल्कुल सही है और 4 को भी शामिल कर सकते हैं। अब यहां पर ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, 1 3 4 उपरोक्त में से कोई नहीं साक्ष्य रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता। तो अगर ऑप्शन के आधार पे देखें साथियों तो 1 और 2 ज्यादा राइट है, क्योंकि 1 2 3 कहीं पर दिया नहीं हुआ है। तो ए ऑप्शन इज राइट, नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट के बारे में क्वेश्चन है कि ऊष्मा तरंग क्षेत्र का एक बेल्ट जो कि उत्तरी गोलार्ध में 15 डिग्री से 20 डिग्री के अक्षांश के बीच विस्तृत है। नेक्स्ट, प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेटेनॉइड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, डोल्ड्रम का एक अन्य नाम। नेक्स्ट, अश्व अक्षांश का एक अन्य नाम। हम क्यूपर बेल्ट किसे कहते हैं? बहुत अच्छे से ध्यान रखना साथियों। मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर एक अंतरिक्ष मलबे की डिस्क है। ठीक है, एक डिस्क तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जिसको हम क्षुद्रग्रहों की पेटिका कहते हैं। एक डिस्क है नेपच्यून के बाहर। आप देखेंगे जो नेपच्यून के बाहर की डिस्क है इसी को हम क्या कहते हैं? क्यूपर बेल्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? 2 इज द राइट आंसर। 2 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, आप चाहे तो क्यूपर बेल्ट को एक बार फिर से पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसको आप चेक कर सकते हैं कि सौर मंडल जहां खत्म होता है, जहां पर यूरेनस के बाद नेपच्यून लास्ट आपका ग्रह आता है, उसके बाहर जो अंतरिक्ष मलबों की पट्टी है जहां पर प्लूटो जो आज वोना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है वो उपस्थित है, उसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? क्यूपर बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित अगर तारों के समूह को देखेंगे तो उसे क्या नाम दिया जाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमेडा और सौरमंडल। साथियों इसका आंसर हो जाएगा आकाश नक्षत्र। क्या आंसर हो जाएगा? नक्षत्र। ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सूरज है उसके चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। मतलब अगर ये सूरज हमने बना दिया तो पृथ्वी इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमेगी। मतलब एक बार क्या होगा, वो बहुत निकट हो जाएगी सूर्य से, एक बार क्या होगा, सूर्य से बहुत दूर हो जाएगी। तो सबसे निकट कब होती है ये चीज मैंने आपको बताया था आज कि जनवरी माह में 3 जनवरी, डेट क्या है 3 जनवरी, इस दिन क्या होता है, सूर्य पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कब होता है? जुलाई माह में 4 जुलाई। मतलब इसी को हम पेरिहीलियन और अपहेलियन भी कहते हैं, ठीक है ना, अपसौर और उपसौर की स्थिति भी कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका, देखेंगे क्वेश्चन कि सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या क्या चीजें शामिल हैं। आप देखेंगे हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। नेक्स्ट हाइड्रोजन 26.5%, हीलियम 71%, अन्य तत्व 2.5%। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन 2.5%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 21%। नेक्स्ट हाइड्रोजन 71%, हीलियम 2.5%, अन्य तत्व 26.5%। अब आपको देखना है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में बेसिकली क्या है। जो फर्स्ट वाला आपका आंसर है, ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन कितना है साथियों, आप देखेंगे 71%, हीलियम है 26.5% और अन्य तत्व है आपके 2.5%। ये तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि सूरज के अंदर कौन कौन सी चीजें रासायनिक रूप से विद्यमान है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, जिस दिन ये खत्म हो जाएगी उस दिन सूरज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हीलियम है, हाइड्रोजन के कण मिलकर के हीलियम बनाते हैं जिससे ऊर्जा भी उत्पादित होती है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों सॉरी आज थोड़ा सा गला खराब है। नेक्स्ट देखेंगे भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है। आप देखेंगे जो प्रोटोस्टार है, एम्ब्रॉय स्टार है, कैसे बनता है? गैसीय मेघों से बनता है, या हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से बनता है, या फिर मंदाग्नि के सिकुड़ने से बनता है, या ब्लैक होल ऊर्जा के उत्सर्जन से बनता है? किससे बनता है साथियों? मैंने आपको गैसेस क्लाउड्स के बारे में बताया था कि आकाशगंगा की भुजा में जब गैसेस क्लाउड्स पास में आते हैं तो आकाशगंगा की भुजा उसे स्ट्रक कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, और आकर्षित करने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे तारे के रूप में बदलता है। लेकिन ये जो गैसेस क्लाउड्स होते हैं किसके होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से, हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से भ्रूण तारे या आदि तारे का निर्माण होता है। जो तारे की शैशव अवस्था होती है, भ्रूण मतलब जैसे एक बच्चा जब मां के गर्भ में होता है साथियों तो उसको हम कहते हैं भ्रूण, वैसे ही तारा जब बनने की बिल्कुल शुरुआती कंडीशन में होता है तो उसको भ्रूण कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण वाला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करिए। यहां पर आपको ए और आर को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात, ये ब्लैक होल के बारे में बात चल रही। कृष्ण छिद्र का मतलब क्या हुआ साथियों? मैंने ब्लैक होल नाम से आपको बताया था, तो ब्लैक होल मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। अब ये जो ब्लैक होल है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यह भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है। व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो साथियों व्याख्या कर रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, देखिए दूरबीन से क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश तक तो उससे बाहर आ नहीं पा रहा है, तो दूरबीन उसको कैसे फाइंड आउट करेगी, कैसे सर्च करेगी? यहां पर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो ए वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा साथियों कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोल की अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल है साथियों कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं आ पाता। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं इसलिए आपके पास लेके आया हूं क्योंकि आप अगर इन क्वेश्चन आंसर्स को आप दूसरे जो हमारे वीडियो सेशन थे क्लास के उसके साथ कर लेते हैं तो आपकी एक पूर्ण तैयारी हो जाती है।
उसके बाद ना तो आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता, ना कुछ और करने की आवश्यकता है, बस आप एग्जामिनेशन में अगर एस्ट्रोनॉमी देखेंगे तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ पर विचार कीजिए। सबसे पहले यहां पर दो कथन दिए गए हैं। दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के विस्तार के लिए गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है। साथियों आपको देखना है कि जो दो कथन हैं, दोनों कथनों में कौन सा सही है, यहां पर सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जो लिखा हुआ ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दृश्यमान पदार्थ ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से का निर्माण करता है। क्या यह सही है? मैंने आपको अदृश्यमान और दृश्यमान दोनों पदार्थों को बताया था और यह बताया था कि बेरियोनिक और अबेरियोनिक पदार्थ होते हैं। तो बेरियोनिक पदार्थ केवल या दृश्यमान पदार्थ केवल 4% ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? इस चीज को फिर से लिख देता हूं मैं। दृश्यमान पदार्थ मतलब बेरियोनिक पदार्थ जो 3 क्वार्क से कम मिलके बनते हैं, बेरियोनिक पदार्थ, ये केवल क्या करते हैं? ये केवल 4% ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? बाकी जो 96% ब्रह्मांड है, 96% वो कैसे बनता है साथियों? ध्यान रखिएगा, ये अदृश्यमान है। क्या है? अदृश्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला जो सेंटेंस है आपका वो गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार के लिए गुप्त ऊर्जा उत्तरदायी है। साथियों ये वाला भी उतना सही नहीं है। ठीक है ना? तो यहां पर सेकंड वाला भी ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा। तो आप देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो सही क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, मतलब 4 इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी तारे का रंग निर्भर करता है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी हम छोटे प्रश्नों को भी गलत कर जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी तारे का रंग निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, उसके ताप पर, संलयन की अभिक्रिया पर। किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखिएगा कि तारे का रंग निर्भर करता है उसके ताप पर। ठीक है? आप देखेंगे जब क्या होता है, किसी तारे का निर्माण होता है, शैशवावस्था से युवावस्था में आता है, तो पहले उसका रंग सफेद आसमानी इस कलर का होता है। लेकिन पूरी तरीके से जब संतुलन की अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल और प्रकाश ऊर्जा पर दोनों संतुलित होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है हाइड्रोजन की हीलियम में बदलने से, तो उसका रंग पीला हो जाता है। लेकिन जैसे ही तारा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द लाइफ में आता है, जब रेड जाइंट स्टार बनता है, रक्तदानव तारा बनता है, तो रेड जाइंट मतलब लाल, जैसे ही तापमान फिर से थोड़ा सा कम होगा उसका, तो क्या होगा? लाल रंग का हो जाएगा। तो ताप के आधार पे आप देखेंगे तारों का रंग का निर्धारण होता है। तो टेम्परेचर इसमें मूल भूमिका निभाता है। तो तारे के रंग को बेसिकली डिसाइड करने में टेम्परेचर की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग, नंबर 1 दिया गया है, किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। चमकदार गैसी पूंछ वाला धूमकेतु। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक छोटा चट्टानी पिंड। हम क्या कह सकते हैं? हमें देखना है मेटियोर्स के बारे में या उल्का पिंड के बारे में। साथियों जो तीसरा वाला कथन है इस पे विचार करें, किसी पदार्थ का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे ही उल्का पिंड कहते हैं। मैंने उल्का पिंड में आपको 2 चीजें बताई थी साथियों, एक तो बोलाइट्स था और एक टेक्टाइट्स था। ठीक है ना? इसको फिर से यहां पर एक बार लिख देता हूं, बोलाइट और दूसरा क्या था साथियों? टेक्टाइट। दोनों को मैंने बताया था, शॉर्ट में फिर से बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोई उल्कापिंड है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस करके पृथ्वी के ऊपर गिरता है धरातल पे, तो आप देखेंगे कि एक तो ऐसा उल्कापिंड है जो वायुमंडल में घर्षण करता है, घर्षण करके जलते हुए धरती पर गिरता है, बहुत सारा भाग उसका वायुमंडल में जल जाता है, उसके बाद कुछ भाग धरती पे गिरता है, इसको बोलाइट कहते हैं। कुछ ऐसे उल्कापिंड पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल के घर्षण से बिल्कुल भी नहीं जलते या बहुत कम जलते हैं और घर्षण करते हुए क्या होता है? धरती पर गिर जाते हैं और बहुत ही अलग प्रकार के पदार्थों के संयोजन को दर्शाते हैं। मैंने आपको लाओस के सिरसा प्रांत का एक एग्जाम्पल भी दिया था क्लास में। आप देखेंगे कि ये कहलाते हैं बिल्कुल अलग पदार्थ से युक्त जो आपके उल्काएं हैं पृथ्वी पर गिरती हैं, इन्हीं को हम टेक्टाइट्स कहते हैं। मैंने बताया था ना, एक टेक्टाइट ऐसा गिरा है सिरसा में, जो लाओस का एक प्रांत है, वहां पर 1932 में, जो लोहे जैसा कठोर है लेकिन पारदर्शी कांच जैसा है। क्या ऐसा पदार्थ पृथ्वी पर मिलता है? तो नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी जब उल्काएं धरती पर गिरती हैं
तो पूरी तरीके से वो नष्ट नहीं होती वायुमंडलीय घर्षण से। और घर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है वायुमंडल में, जो उल्काओं के घर्षण की प्रक्रिया होती है साथियों, एक शब्द में ध्यान रखिएगा, एब्लेशन प्रोसेस कहलाती। क्या कहलाती है? एब्लेशन प्रोसेस। तो एब्लेशन प्रोसेस से कोई जरूरी नहीं है कि पूरा उल्कापिंड नष्ट हो जाए, कुछ भाग जल जाता है, उसके बाद कुछ सही भाग क्या होता है, धरती तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे सॉरी, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? यहां पर देखेंगे सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। सन स्पॉट के बारे में क्वेश्चन, सौर कलंक के बारे में। धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों का केंद्र होते हैं। नेक्स्ट, सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाली अवरक्त विकिरणों की मात्रा में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, सौर धब्बे स्थायी नहीं हैं और इस समय के साथ बनते और नष्ट होते रहते हैं। सौर धब्बे प्रकाश मंडल में दिखते हैं, फोटोस्फीयर में, बिल्कुल सही है। सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों का केंद्र होता है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे सौर धब्बों की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो साथियों ये चीज थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि जो अवरक्त किरणें होती वो प्रभावित नहीं होती साथियों। यहां पर देखेंगे कि जो अवरक्त किरणें हैं ये किरणें बेसिकली प्रभावित नहीं होती, पराबैंगनी किरणें प्रभावित होती। क्या प्रभावित होता है? पराबैंगनी। कौन सी किरणें प्रभावित होती हैं? पराबैंगनी। तो ये अवरक्त और पराबैंगनी दो अलग अलग चीजें हैं। इंफ्रारेड ना होकर के पराबैंगनी होना चाहिए, तो तीसरा वाला ऑप्शन थोड़ा सा गलत है साथियों। चौथा वाला देखेंगे कि सौर धब्बे स्थायी नहीं है और समय के साथ बनते नष्ट रहते हैं, होते रहते हैं। 22 वर्षों का चक्र है, मैंने आपको बताया था साथियों। तो 22 वर्षों के चक्र में बनते और नष्ट होते, तो ये बात भी सही है। मतलब 1, 2 और 4 ये तीन ऑप्शन आपके सही है साथियों। 1, 2, 4 किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न जो थोड़े से विश्लेषणात्मक आधार पर किए जाते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और उसको थोड़ा सा समझ करके पढ़ करके फिर आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जोवियन ग्रह चट्टानों तथा धातुओं से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, स्थलीय ग्रहों में हीलियम तथा हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल होता है। अब यहां पर ये दो क्या है पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे विचार करें। तो जोवियन ग्रह का मतलब होता है जो बृहस्पति और उसके बाद स्थित ग्रह, बड़े ग्रह जो गैसीय ग्रह होते हैं, और इनमें धातुओं और चट्टानों का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है क्योंकि इनको गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है। स्थलीय ग्रहों में हीलियम तथा हाइड्रोजन का सघन वायुमंडल होता है। स्थलीय ग्रह का मतलब हुआ पृथ्वी, पृथ्वी के साथ साथ बुध, शुक्र और मंगल, ये स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। लेकिन इनमें देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता। तो ये पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो, क्योंकि यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। अगर जोवियन ग्रहों में देखेंगे तो चट्टानों और धातुओं का बेसिकली अमाउंट ज्यादा नहीं होता, ये स्थलीय ग्रहों में ज्यादा होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे हीलियम हाइड्रोजन की उपस्थिति किसमें ज्यादा होती है? ये जोवियन में ज्यादा होती है, स्थलीय ग्रहों में नहीं होती। तो ये उल्टा हो गया साथियों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आप देखेंगे प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट, एक खगोल की इकाई धरती व सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। उसके बाद एक उपखगोल की इकाई धरती तथा चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर होता है। अब आपको यहां पर देखना है क्या सही है और क्या गलत है। तो साथियों आप देखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी है, लेकिन लिखा हुआ है कि यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, गलत है। मैंने आपको बताया था कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है साथियों? पारसेक। और एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर्स या प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद खगोल की इकाई धरती व सूर्य के बीच की औसत दूरी है जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर के बराबर होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाला आपको ऑप्शन सही है। थर्ड वाला उप खगोल की इकाई, तो खगोल की इकाई का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है साथियों कि उसको उप भागों में बांट दिया गया, ऐसा नहीं किया गया अभी वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आपका तीसरा वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला सही है, मतलब केवल दो। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से क्या है, कैंसिल करने के तरीके से भी चीजों के आंसर, प्रश्न के उत्तर तक पहुंचना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बहुत अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख है? तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ये चीज हमने पहले देखी थी, एक प्रश्न इसी से मिलता जुलता था। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों की बात की गई? तो 27 नक्षत्रों की बात की गई साथियों, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
4। टोटल 27 नक्षत्रों की चर्चा है। नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम अभी आगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है तारों का समूह नक्षत्र। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करेंगे, अपने प्राचीन पौराणिक ग्रंथों की बात करेंगे, तो उसमें 27 नक्षत्रों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं या प्लैनेटॉइड्स हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और केवल 1, 2, 3। यहां पर साथियों जो फर्स्ट लिखा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिका या प्लैनेटॉइड्स हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, राइट है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित है, चलिए ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये बात तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। नेक्स्ट देखेंगे, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, पूछ होती है, बिल्कुल ठीक है, क्षुद्र ग्रहों में ये नहीं होती, ये भी सही है। मतलब 1 और 3 आपके सही आंसर हैं, बी इज द राइट आंसर, जिसमें 1 और 3 दिया गया है ऑप्शन के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे सौरमंडल में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन के बीच स्थित है? एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में स्थित है? बहुत अच्छे से हमने साथियों इसको क्लास में समझा था, आप पिछले वीडियोस जरूर देखिएगा। यहां पर ऑप्शन है पृथ्वी तथा मंगल, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा शनि, अरुण तथा वरुण। आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मंगल तथा बृहस्पति के बीच में सेकंड इज द राइट आंसर। क्या स्थित है? आप देखेंगे क्षुद्र ग्रहों की पेटी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घवृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? ग्रहों की कक्षा वृत्त न होकर के दीर्घवृत्त है, इस बात को आप सबसे पहले देखेंगे तो जोहानस केपलर ने बताया था। जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को बेसिकली प्रतिपादित किया था और उसमें बताया था कि जो ग्रह होते हैं सूरज के चारों ओर एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं। यहां पर ऑप्शन में देख लेते हैं कहां दिया गया है जोहानस केपलर, तो देखेंगे गैलीलियो, सेकंड में मार्टिन लूथर, थर्ड में जोहानस केपलर, फोर्थ में कोपरनिकस। 3 इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। केपलर के जो ग्रहों के गति के नियम है उसको भी हम डिस्कशन में लेंगे साथियों, अभी यहां पर आपको आंसर ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में शामिल है। सौर मंडल की परिभाषा हमने बेसिकली डिस्कस कर ली हुई है। सूर्य तथा ग्रह, आकाशगंगा एवं निहारिका, तारे तथा ग्रह, सूर्य ग्रह ग्रहिकाएं, चंद्रमा एवं धूमकेतु। साथियों 4 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न था, कभी कभी सरल प्रश्न भी गलत होते हैं, इसलिए मैं सरल प्रश्नों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 25। हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, नवमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती है? आकाश में जो दुग्ध मेखला है या मिल्की वे ऐरावत पथ है, मैंने क्लास में आपको बताया था साथियों कि रात में जब आप आसमान में देखेंगे तो आसमान में आप देखोगे एक चौड़ी सफेद पट्टी जाती हुई दिखाई देती है, यही चौड़ी सफेद पट्टी क्या कहलाती है? दुग्ध मेखला कहलाती है। अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो दुग्ध मेखला है साथियों, ये दुग्ध मेखला बेसिकली किस ऋतु में दिखाई देती है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुग्ध मेखला शरद ऋतु में दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? शरद ऋतु में दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे, वर्षा, ग्रीष्म और शिशिर में इतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी ये शरद ऋतु में स्पष्ट होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये व्हाइट कलर की सफेद पट्टी वाला मार्ग देखना है तो शरद ऋतु में आपको दिखाई दे जाएगा आकाश में। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन है? मतलब आपको ए बी में जोड़े बनाना, एक बार पढ़ देता हूं। सूर्य के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के सर्वाधिक नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है? हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग, ठीक है, कौन सा है? तो सबसे पहले देखेंगे, ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा हो जाएगा साथियों? सूर्य हो जाएगा। तो ए का 4, सबसे पहले 4। सूर्य के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंटुरी। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं क्लास में साथियों।
बहुत अच्छे से चीजों को जो हमने पढ़ लिया उसमें तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बिल्कुल सही आंसर हम देंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक निकट की गैलेक्सी कौन सी हो जाएगी, एंड्रोमेडा, ये हो जाएगी 2। तो आप देखेंगे सबसे पहले ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, देन सी का 2 हो गया। उसके बाद हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई देने वाला भाग कौन सा है, तो आप देखेंगे वो है आपका मिल्की, मतलब 4 4 3 2 1 दी राइट आंसर, ठीक है ना। 4 3 2 1 किसमें दिया गया है, तो 1 2 3 4, आप देखेंगे चौथा ऑप्शन जो है उसमें 4 3 2 1 दिया गया है, तो 4 इज दी राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे चीजों को आपको बहुत अच्छे से सही आंसर तक लेकर के जाना है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको कहा था, क्लासेस में समझाया है, बहुत अच्छे से उस पर साथियों हमने चर्चा की है। हमने देखा था कि जो चीजें धरती से आकाशगंगा की दिखाई देती हैं वो केवल एक ही है, सफेद पट्टी। ये सफेद पट्टी जो भी हमने देखा कि शरद ऋतु में दिखाई देती है। साथियों जो सफेद पट्टी होती है ये आकाशगंगा की एक घूर्णनशील भुजा है। क्या है, आकाशगंगा की एक घूर्णनशील भुजा है। और यह घूर्णनशील भुजा साथियों आपको मैंने बताया था कि मिल्की वे ऐरावत पथ कहलाती है, और इसी के नाम पे हमने पूरी आकाशगंगा का नाम ही क्या रख दिया है, मिल्की वे रख दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मिल्की वे। एंड्रोमेडा तो एक गैलेक्सी है जो मिल्की वे के सबसे निकट स्थित गैलेक्सी है। प्रोक्सिमा सेंटुरी एक स्टार है जो सूरज के सबसे निकट है, सौरमंडल के सबसे निकट स्थित है। क्वासर्स तो विशेष प्रकार के चमकीले पदार्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा, मिल्की वे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने, सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है। देखिए हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, यह प्रश्न कई बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। सरल प्रश्न है क्योंकि हमने इतना अच्छा पढ़ लिया है कि आपको अब आंसर तो बनेगा ही बनेगा। मंदाकिनी आकाशगंगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, एंड्रोमेडा किसमें स्थित है, ध्यान रखिएगा मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। किसमें स्थित है, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ऐसा कौन सा तारामंडल कॉन्स्टलेशन है जिसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारे का मतलब होता है अल्फा उर्सा माइनर, ठीक है ना। अल्फा उर्सा माइनर ये जो वैज्ञानिक रूप से जानते हैं, ध्रुव तारा तो हम माइथोलॉजिकली इसको कहते हैं। इसकी ओर कौन संकेत करता है, सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। ध्यान रखिएगा जो सप्तऋषि है उर्सा मेजर, इसको उर्सा मेजर कहते हैं, ये किसकी तरफ संकेत करता है साथियों, ध्रुव तारे की तरफ संकेत करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, आगे भी साथियों आ सकता है, उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। क्या चीजें उसको अनुभव होंगी, क्या चीजें उसको दिखाई देंगी, तो देखिए आकाश काला है, बिल्कुल दिखाई देगा। तारे टिमटिमाते नहीं है, बिल्कुल दिखाई देगा। ऐसा क्योंकि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडल के कारण। वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल में जो धूल कण एवं अन्य कण है उसकी वजह से अपवर्तन परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं साथियों, उसको हम देखेंगे आगे क्लास में, उसकी वजह से तारे की टिमटिमाहट दिखती है, ट्विंकलिंग दिखता है। लेकिन जब वही नहीं है, वायुमंडल से आप बाहर चले गए तो तारे टिमटिमाएंगे नहीं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है, ये बात गलत है साथियों। सही क्या हो गया, आप देखेंगे कि पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही, तीसरा वाला सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही। किसमें दिया है 1 और 2 सही, आप देख रहे हैं जो आपका बी वाला विकल्प है वो बिल्कुल राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स पे पहुंचना है साथियों। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन में लिया था, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन मैंने कोशिश की फिर भी ये सेशन बिल्कुल रेगुलर हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मेरी आवाज भी ठीक ठाक आप तक जा रही होगी साथियों। ऐसे आगे हम पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के जो आपके सेशन है, क्वेश्चन सेशन लेते रहेंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।